हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की लास्ट क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए आज के एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और इसके बेसिस पे, इससे जो कंक्लूजन निकला उसके बेसिस पे रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया, इस पे अल्फा पार्टिकल की बौछार की। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, यानी हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर दो तो जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन बचता है उसे हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट गोल्ड फॉइल पे किया, गोल्ड फॉइल क्यों लिया? जस्ट थिंक, गोल्ड फॉइल के लेने के पीछे जो लॉजिक था, गोल्ड की मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन शीट। यानी जो शीट यहां पे लिया था, इट इज अराउंड 1000 एटम्स थिक, यानी एटम को एक के ऊपर एक रखते चले जाओ तो 1000 एटम थिकनेस का, रफली 1000 एटम की थिकनेस का, यानी 1000 एटम के डायमीटर का थिकनेस का रफली शीट लिया, क्योंकि काफी थिन शीट होगी ये, और गोल्ड में ये प्रॉपर्टी होती है उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए गोल्ड फॉइल लिया। तो गोल्ड फॉइल पे जब बम्बार्ड किया तो ऐसा पाया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के बाहर निकल गए। लुक्स लाइक एटम हैज अ लॉट ऑफ हॉलो स्पेस, लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, जहां अल्फा पार्टिकल के रास्ते में कोई रुकावट डालने वाला है ही नहीं। यानी पहला जो पॉइंट था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो गए, वो ये बताता है कि अल्फा पार्टिकल के रास्ते में रुकावट करने वाला कोई नहीं है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि एटम में बहुत सारी खाली जगह है। एन एटम हैज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। सेकंड वाज फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड बाय एन एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स सर्टेन एंगल से डेविएट हो गए, एंड बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री के आसपास के एंगल पे डेविएट हुए, और ऑलमोस्ट 1 लाख में से कोई एक पार्टिकल ऐसा हुआ जो इतना ज्यादा एंगल पे डेविएट हुआ। ये जो लास्ट का 2 पॉइंट है डेविएशन, ये क्या बताता है? अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, जब ये किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के समीप जाएगा, इसके नजदीक जाएगा, तो इस पे रिपल्सन लगेगा। एटम का वो पोर्शन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है वो कौन सा होता है? न्यूक्लियस। तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, या बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के आसपास वापस लौटे। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि बहुत छोटा सा पोर्शन न्यूक्लियस के अंदर ऐसा होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। यानी ये पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे यहां पे एक मैं ऐड ऑन कर दूं बात कि कभी न्यूमेरिकल में आ जाए, 11th क्लास के या जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू कैलकुलेट, या कितने पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल पे डेविएट होंगे, ये कैसे निकालेंगे? तो लिखिए, number of particles deviated by an angle theta is given by the following formula: n theta is equal to k t n upon v alpha power 4 sin theta by 2 power 4। यहाँ पे n theta है number of particles deviated by an angle theta, and n है number of particles, number of incident particles, number of incident particles। v अल्फा है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, थिकनेस t है थिकनेस ऑफ फॉइल, एंड v अल्फा हमने ऑलरेडी बता दिया। क्या बचा? k इज ए कांस्टेंट, तो सारा मीनिंग मैंने बता दिया। t थिकनेस है, n इंसिडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, v वेलोसिटी है, थीटा एंगल है। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स टकराएंगे ऑब्वियसली उतने ज्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी होंगे। थिकनेस जितनी ज्यादा होगी डेविएशन उतना अधिक होगा, क्योंकि थिकनेस ज्यादा होगी तो क्रॉस करने वाले पार्टिकल्स कम होंगे ना, क्योंकि उसको क्रॉस करना डिफिकल्ट होगा थिक प्लेट होने की वजह से।
थिक फॉइल होने की वजह से। ऐसे वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा एन थीटा उतना कम होगा, यानी जितनी तेज वेलोसिटी से किसी शीट से टकराएगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि सीधे निकल जाए, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पेनिट्रेट कर जाएगा फॉइल को। लेकिन यदि थिकनेस ज्यादा है तो हिट करके डेविएट हो जाएगा, बिकॉज थिकनेस ज्यादा है, मतलब ज्यादा न्यूक्लियस उसको रिपेल कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्लेक्ट होने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। क्लियर। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने एटम का एक बेसिक मॉडल प्रस्तुत किया। वो कुछ ऐसा था कि पहला पॉइंट ये था कि हर एक एटम के अंदर दो टुकड़े होते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला न्यूक्लियस, जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ पे घूमते रहते। तो बेस्ड ऑन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड हैज गिवन हिज ओन एटॉमिक मॉडल। उनके एटॉमिक मॉडल के अनुसार एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला न्यूक्लियस, where entire mass and positive charge of atom is concentrated, and दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब किसी एटम के दो भाग होते हैं। पहला न्यूक्लियस जहां पे एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और दूसरा न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ, यानी जिनका सेंटर सेम है, विच इज सेम एज सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, उस पे चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। बिकॉज हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होंगे उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर लाई करेंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को के चार्ज को कंपनसेट कर देंगे। दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी, एटम इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक टिपिकल न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम रेडियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, this is almost equal to 10 raised to the power minus 15 centimeter, and radius of atom is around 10 power minus 10 centimeter। ये एक रफ एस्टिमेट है, इसी ऑर्डर का होता है, मतलब इसके आसपास की वैल्यू ही रहेगी सभी के न्यूक्लियस और सभी के एटम की रेडियाई। तो यदि मैं वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस या वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर न्यूक्लियस 10 पावर माइनस 15 का होल क्यूब, सॉरी 10 पावर माइनस 10 का होल क्यूब अपॉन 4/3 पाई इंटू 10 पावर माइनस 10 का होल क्यूब। आई होप कि आप 10 पावर माइनस 15 का होल क्यूब, आई होप ये समझ रहे होंगे आप। 4/3 पाई आर क्यूब इज द फार्मूला फॉर स्फेयर। तो इसलिए स्फेयर मानते हुए मैंने इसका फार्मूला इस तरह से अप्लाई कर दिया, और इनका वॉल्यूम का रेशियो आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 10 पावर 15, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंटू 10 पावर प्लस 15। इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एटम में से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस घटा दूं तो कितना बचेगा, 10 पावर 15 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस minus volume of nucleus is roughly equal to 10 power 15 volume of nucleus is roughly equal to volume of atom। यानी ये वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट हो गया। 10 पावर 15 के सामने एक क्या चीज होता है, तो एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। मैंने यहां से प्रूव किया आपको कि वॉल्यूम ऑफ एटम माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज रफली वॉल्यूम ऑफ एटम। दैट इज एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम इतना कम होता है एटम के रिस्पेक्ट में कि उसको नेग्लेक्ट करना ही ठीक है। ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, वो यही तो था
कि बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल एक एंगल से डेविएट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल अगर एंगल से डेविएट होते हैं, इसका मतलब बहुत छोटा ऐसा रीजन है जो डायरेक्टली अल्फा पार्टिकल के कांटेक्ट में आ रहा है। यानी जो पॉजिटिवली चार्ज रीजन है वो इतना छोटा है कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल उसको टकरा रहे हैं और डेविएट हो रहे हैं। डेविएट क्यों होंगे? रिपल्सन की वजह से। रिपल्सन क्यों लगेगा? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल ही तो करेंगे। तो क्योंकि वो बहुत छोटे पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, इसलिए बहुत कम अल्फा पार्टिकल डेविएट हो पाएंगे। क्लियर? वैसे थ्योरेटिकली न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज थ्योरेटिकली गिवन बाय r is equal to r naught a raised to the power 1/3 सेंटीमीटर। ये एक थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन है। r है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, r naught एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1.1 10 पावर -13 सेंटीमीटर से 1.44 इंटू 10 पावर -13 सेंटीमीटर के बीच में लाई करती है, थोड़ी वेरिएबल होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मुझे किसी एटम, एक है आपका मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, मास नंबर, तो मास नंबर आपको पता है, आर नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिव होगी, तो आर आप निकाल सकते हैं। किसी टिपिकल न्यूक्लियस का रेडियस आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। थ्योरेटिकल बेसिस पे फार्मूला डिफाइंड है, यू जस्ट अप्लाई एंड गेट द आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़े। तो दिस वाज रदरफोर्ड्स मॉडल। 3 टिपिकल पॉइंट बात बताए हैं हमने, याद रखना। पहला, न्यूक्लियस के एटम के 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियस में पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, राइट। दूसरा मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का नंबर और न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तीसरा मैंने बताया कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम, राइट। तो दिस वाज रदरफोर्ड मॉडल। लेट्स अंडरस्टैंड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। हमें कमियां निकालने में बहुत मजा आता है। आप सोचिए कि किसी इंसान ने एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक थियरी प्रपोज की, जहां से एटम के बारे में रिसर्च की शुरुआत हुई, और हम लोग कमियां पढ़ने में बहुत मजे ले लेके कमियां निकालते रहते हैं। चलो निकालते हैं, निकालना जरूरी भी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो एडवांसमेंट होगा मॉडल ऑफ एटम के बारे में, वो इसी के बेसिस पे होगा कि क्या कमी रह गई थी जिसको इंप्रूव करके आगे के नए मॉडल बनाए गए। ठीक है, तो चलिए, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। आगे पढ़ेंगे आप स्पेक्ट्रम, तो आप जानते होंगे जैसे रेनबोज के जो कलर का पैटर्न होता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी स्पेक्ट्रम इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, आइदर इन द कंटिन्यूअस पैटर्न और समटाइम्स डिसकंटिन्यूअस पैटर्न। जो रेनबो का आप लाइट का स्पेक्ट्रम देखते हो रेनबो के फॉर्म में, वो एक प्रकार का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो इस तरह से अलग अलग रेडिएशंस के ग्रुप को, समूह को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसे एटम और मॉलिक्यूल में भी स्पेक्ट्रम होते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो, जिससे जो एनर्जी निकले वो विजिबल में या किसी और रीजन में लाई करे, अल्ट्रावायलेट IR कहीं लाई करे, जिससे हमें एक स्पेक्ट्रम दिखे, या फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें कुछ निशान दिखें जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम का नाम दे सकें। तो ये टॉपिक आगे आएगा इसी चैप्टर में, बट आप सिंपली ये समझ लो, स्पेक्ट्रम इज द ग्रुप ऑफ radiations of certain wavelength, either in the continuous form or in the discontinuous form। तो क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, उन्होंने किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का जंपिंग, एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन इसके बारे में बात नहीं की थी, इसलिए स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट रदरफोर्ड के मॉडल से डिस्कस नहीं हो पाया। ठीक है, दूसरा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम का क्या मतलब हुआ? जैसे इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ
ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट में। जो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या प्लैंक क्वांटम थ्योरी है वो ये कहती है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल, वो मटेरियल पार्टिकल की बात करता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्पेस में मूव करता है तो हमेशा एनर्जी का रिलीज करता है, एनर्जी का रेडिएशन करता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये घूमते घूमते जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा, यूं समझिए कि घूमते घूमते एनर्जी का लॉस करता रहेगा। एनर्जी लॉस होने से ये न्यूक्लियस के नजदीक आते जाएगा। न्यूक्लियस के नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, दूर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। तो नजदीक आएगा, आते आते फाइनली क्या होगा, ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में गिरना बहुत अशुभ माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में गिरना मतलब एटम के अस्तित्व का समाप्ति, एंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम, which is not possible as per Dalton's theory। एटम सदा सच है, एटम शाश्वत है, अजर और अमर है। तो एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट इस कंसेप्ट के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना बनता है। तो उसकी जो कक्षाएं हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, वो छोटी होनी बनती हैं, और यदि ऑर्बिट छोटी होती गई तो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। और थियरी कहती है कि एंड में वो न्यूक्लियस में गिरना उसका तय है, और न्यूक्लियस में गिरा नहीं कि एटम की समाप्ति, ठीक है ना, जो हम नहीं कर सकते। ऊपर वाले ने हमको अलाउ नहीं किया है कि आप एटम को खत्म कर दो। तो दैट वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, व्हिच वाज एक्चुअली इम्प्रूव्ड बाय बोर्ड्स मॉडल। तो हम उसको आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में थोड़ा हमें अब चार्ज की प्रॉपर्टी का आइडिया होना चाहिए। चार्ज के बारे में या चार्ज की वजह से फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्शन, रिपल्सन, ये सब, इन सब का हमको आइडिया होना चाहिए। तो वो हम पहले पढ़ेंगे। चार्ज की कुछ 4-5 प्रॉपर्टी हैं जिसमें मैं बताऊंगा, बट मैं शुरू करूंगा नंबर 2 से। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं नहीं बता रहा हूं, आप सोचिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सोचिए। आई विल स्टार्ट विद नंबर 2। ओके, कुछ आया दिमाग में? नहीं आया, चलिए मैं बताता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? कितने टाइप का? 2 टाइप का, टाइप 1 एंड टाइप 2। समझ गए? नहीं समझे? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये कौन नहीं जानता यार? इसको नहीं बताऊंगा तो चलेगा नहीं। चलो खैर, तो मैं नहीं बता रहा हूं कि चार्ज 2 टाइप का होता है। क्या मैंने बताया? नहीं बताया। तो चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करता हूं। लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन, प्लस माइनस अट्रैक्शन। ठीक है, प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन एंड प्लस माइनस अट्रैक्शन। ओके, तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। नंबर 2 है बेसिकली कूलॉम्स लॉ। द फोर्स of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to the distance between charges। इसको वेरी फेमस कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। कूलॉम्स लॉ दिखाई नहीं देगा आपको, कूलॉम्स लॉ।
क्या बताया मैंने, एक बार डिक्टेट करता हूं कि अगर एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q1 है, दूसरा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q2 है, ये प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, यानी आइडेंटिक आई मीन सिमिलर चार्ज के हो सकते हैं, डिसिमिलर चार्ज के हुए तो रिपल्सन लगेगा, और अगर अपोजिट चार्ज के हुए तो अट्रैक्शन लगेगा। अगर ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 into Q2 and it is inversely proportional to 1 upon it is inversely proportional to r square। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है, इस चैप्टर में बार बार समझ आएगा, बार बार जरूरत पड़ेगी। तो F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे r आप समझ गए, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, k इज ए कांस्टेंट, कभी कभी इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। दिस इज 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या 1 इन सीजीएस यूनिट। एप्सिलॉन नॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, इट इज रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ऐसे इन जनरल परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। तो इसका वैल्यू फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट होता है ये, एप्सिलॉन नॉट तो समझते हैं, ये एप्सिलॉन हो गया, और इसका वैल्यू दिया हुआ है। जैसे जरूरत पड़ेगा, जैसा यूनिट सिस्टम हम लोग बाकी चीजों के लिए यूज कर रहे होंगे, इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो किसी भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इस तरह से निकाल सकते हैं, K पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है, निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट 3, the potential energy associated with charge Q1 and Q2 is given by, आप जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कह लो। फोर्स मुझे पता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इंटू आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। किसी भी दो चार्ज के सिस्टम के बीच का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक आर कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला आ गया, क्लियर। Point number 4, if a charge Q is kept in an electric field of potential difference V, अगर V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज रख दें तो जो एनर्जी गेन्ड या लॉस्ट होता है, गेन या लॉस डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल जो है वो किस साइन के साथ है, नेगेटिव पोटेंशियल दिया है या पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है। यानी अगर फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा तब तो एनर्जी नेगेटिव होगी, एनर्जी का लॉस होगा, फील्ड उसको रिपेल करेगा तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, एनर्जी का गेन होगा, ठीक है। तो एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे, इट कैन बी Q इंटू वी। याद रखिए दिस इज अ फॉर्मूला जो आप कहीं हो सकता है 10th क्लास में पढ़ा हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज इक्वल टू एनर्जी। तो अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को V पोटेंशियल डिफरेंस के फील्ड से एक्सेलरेट कराएं या डिसेलरेट कराएं तो एनर्जी गेन्ड या लॉस्ट Q इंटू वी होता है। यहीं पे एक और चीज मैं बताता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, it is the amount of energy associated by 1 electronic charge kept in a field of
पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट के फील्ड में एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखें तो उस इलेक्ट्रॉन का जितना एनर्जी गेन होता है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहते हैं। तो क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि यहां बताया चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और 1 वोल्ट लिख देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.6 10⁻19 कूलम इंटू वोल्ट, एंड कूलम इंटू वोल्ट होता है जूल। ठीक है, जूल तो आप लोग समझते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। जस्ट रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। आगे के चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी फ्रीक्वेंट यूनिट ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू यूज। क्लियर? ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गया। 4 प्रॉपर्टीज बता दिए चार्ज के। पहला लाइक अनलाइक का रिपल्सन रिफ्रैक्शन, दूसरा फोर्स के बारे में कूलम्स लॉ, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, चौथा अगर Q चार्ज को V वोल्टेज के फील्ड में रख दें तो एनर्जी एसोसिएटेड Q इनटू V, एंड पांचवी एडिशनल बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या कंसेप्ट है जरा समझिए। जो हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि एक अल्फा पार्टिकल को मैंने किसी गोल्ड फॉइल पे पास कराया, गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ मैंने पास कराया, तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज आयन है, न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगने से उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। यहां मैं कैलकुलेट करने वाला हूं कि जब एक पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करता है तो क्या वो वाकई टकरा जाता है न्यूक्लियस से, या टकराने से पहले कुछ दूर पे रुक जाता है। इनफैक्ट सेकेंड वाली बात ही होगी, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस से, बिकॉज बहुत क्लोज जाने पे इतना रिपल्सन लगेगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे अल्फा पार्टिकल जाके रुक जाता है। मुझे इस कैलकुलेशन के थ्रू वो डिस्टेंस निकालनी है कि जब भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ ट्रेवल करता है तो कितनी डिस्टेंस क्लोजेस्ट जाके रुकता है। ठीक है, तो यहां मैं एक न्यूक्लियस मान लिया, कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, और तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Z इंटू E गोइंग टू बी टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। कैसे समझे इसको, क्योंकि इसमें Z अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो इसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है E, तो Z प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ Z इंटू E। क्लियर? तो हर एक न्यूक्लियस पे किसी भी एटम का न्यूक्लियस ले लो इतना ही चार्ज रहता है। ठीक है, अब अगर मैं अल्फा पार्टिकल को पास कर रहा हूं, यहां से अल्फा पार्टिकल मान लीजिए ये A डिस्टेंस से चला और ये चलते चलते इस पॉइंट पे B पॉइंट पे पहुंचा और इसके आगे नहीं जा सकता, इस डिस्टेंस को R मान लेता हूं, न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस R है। यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इसका वेलोसिटी v मान लूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 12 mv²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। क्यों 0? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो किसी फोर्स की वजह से होती है ना, और चार्ज पे इलेक्ट्रिकल फोर्स कोई लग नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी ये इसकी फील्ड से बाहर है। जब तक एक चार्ज किसी और चार्ज के प्रभाव में नहीं आता तब तक उस पे कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं लगता। तो इसकी फील्ड से बाहर है यहाँ पे, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई फोर्स नहीं इलेक्ट्रिकल, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब इस पॉइंट पे चला पहुंचा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई विल चेक, बट काइनेटिक एनर्जी 0 कैसे हुई, जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करेगा इसके प्रभाव में आएगा, रिपल्सन लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है अल्फा पार्टिकल He++, तो ये रिपल्सन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नजदीक जाएगा। कूलम्स लॉ बताता है कि डिस्टेंस घटने से फोर्स बढ़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट।
तो जैसे जैसे नजदीक जाता जाएगा इस चार्ज के, इसका वेलोसिटी घटेगी, रिपल्सन बढ़ेगा, जो काइनेटिक एनर्जी था वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पूरा का पूरा एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसा कि मैंने बताया था फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R लिख सकता हूं मैं। K तो K है, Q1 मैं लिख सकता हूं 2E, कैन यू चेक? एक अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है? 2 प्रोटॉन का, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2E, तो 2E, और इस पे कितना चार्ज है? Z इंटू E, ठीक है, डिवाइडेड बाई R। पोटेंशियल एनर्जी हमको पता पड़ गई। अब अगर मैं A और B पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगा दूं तो मुझे R मिल जाएगा। तो देखिए लगाता हूं, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लिख सकता हूं? टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B। ठीक है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A कितना है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल या A पॉइंट पे इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। काइनेटिक एनर्जी एट A है हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहां काइनेटिक एनर्जी 0 है, एंड पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाला 2k ZE स्क्वायर अपॉन R। दिस इज 2k ZE स्क्वायर अपॉन R। क्लियर? इसको यहां भी लिख सकता हूं 2k ZE स्क्वायर अपॉन R। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस मच। R मैंने यहां कैपिटल यूज किया है तो यहां भी कैपिटल यूज करूं, ठीक रहेगा। ओके, R R R, ठीक है। यहां से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो R विल बी 4, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, k ZE स्क्वायर divided by mv square. This is going to be your distance of closest approach. ये वो डिस्टेंस है जहां तक एक अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस के पास पहुंच जाता है ड्यूरिंग बम्बार्डमेंट। इज दैट क्लियर? तो मैंने सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाया और निकाल लिया। चलिए एक प्रॉब्लम हो जाए, तैयार हैं आप लोग? इसी कंसेप्ट पे बताने वाला हूं मैं। देखो ये फार्मूला याद रखना इतना आसान नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, 4k ZE स्क्वायर, और ये कूलम्स लॉ भी आप बच्चों के लिए नया है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना तो एडवांस चीजें पढ़ी नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखो, फार्मूला भूल जाओ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लगा ही सकते हो ना, बस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ना भूलना। अब सब भूल गए तो छोटे हो या बड़े नुकसान तो होगा ही ना, क्या फर्क पड़ता है, बड़ों का ही नुकसान थोड़ी होता है। तो डोंट फॉरगेट द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, वो भी थोड़ा थोड़ा याद हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अब फोर्स का फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना, तो कोई एक फार्मूला याद रखो, काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल कर दो, आपका काम बन जाएगा। तो देखिए मैं डेटा बता देता हूं आपको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, अल्फा पार्टिकल पता है, तो k आपको पता होता है 9 इंटू 10 पावर 9 SI यूनिट में। अल्फा पार्टिकल है तो इसका मास देखो, अल्फा पार्टिकल होता है 2He4 और प्रोटॉन होता है 1H1। तो क्या मैं मान सकता हूं एक अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना है? बताया था कहीं पीछे, ये 1 होता है, ये 4 होता है, तो एक अल्फा पार्टिकल का मास लगभग प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, ये ध्यान रखिए। और प्रोटॉन का मास मैं आपको सिखा चुका हूं 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में इनफैक्ट। तो m पता है, k पता है, z कॉपर न्यूक्लियस है, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। वेलोसिटी भी पता है 3 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पूरी दुनिया को पता होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो कैन यू सॉल्व इट नाउ? फार्मूला लगाइए। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है, काइनेटिक पोटेंशियल भी बराबर कर दीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। बट मैं ये फार्मूला लगा रहा हूं क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से निकाला है, तो मैं तो लगाऊंगा ही ना। तो R इज इक्वल टू 4k ZE स्क्वायर अपॉन m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके अब आप मुझे आंसर बताना। मेरे
वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर लिखना कि हमारा आंसर इतना आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड क्लास ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें बेसिक थियरीज मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा वेव्स के बारे में सीखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में सीखेंगे, एंड देन वी मूव टू बोर्स थियरी, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।